Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। आई एम शाहिद खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कैम गैलेक्सी विद शाहिद। तो ये हमारी इंटरव्यू सीरीज़ है, तो मॉक इंटरव्यू सीरीज़। इससे पहले भी 6 मॉक इंटरव्यू अपलोड हो गए हैं और उसके अलावा इंटरव्यू सीरीज़ भी अपलोड है। तो अगर आप ने वो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू लेक्चर वगैरह मिलते रहें फॉर योर लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं मॉक इंटरव्यू को। आज का जो हमारा मॉक इंटरव्यू है इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन, जैसे यू नो वेल के इंट्रोडक्शन को होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो हर बंदा अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करे। कैसे प्रिपेयर करे वो मैंने गाइडलाइन में बता दिए। तो केमिस्ट्री में आते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। तो बात करें अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, एक ख़ास अरेंजमेंट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। और इसको पहचानते कैसे हैं, कौन सा टेस्ट होता है सॉलिड को चेक करने के लिए कि वो आया क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस सॉलिड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है सो इट्स मीन वो आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते। और इसका टेस्ट क्या होता है कि कैसे टेस्ट करते हैं, कोई सॉलिड आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है बच्चों, तो वो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड। तो हम ये कहते हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड the particles are regularly arranged in 3 dimension। ठीक है, 3 डायमेंशनली वो रेगुलरली क्या होते हैं, पार्टिकल्स अरेंज होते हैं सॉलिड में। और एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन नॉट अरेंज रेगुलरली, कोई रेगुलर अरेंजमेंट एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होती। तो टेस्ट फॉर एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा टेस्ट है, बाय चेकिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है तो आपके पास जो सॉलिड है वो आपके पास क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस, कि आइसोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं और एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में बता दें। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसोट्रोपिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच पोजेसेस द सेम वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। मसलन उसकी किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी चेक करें, कोई भी प्रॉपर्टी चेक करें, वो हर डायरेक्शन में सेम होगी। क्या मतलब ये बच्चों, आपके पास क्या है, कॉपर की वायर है। ठीक है, कॉपर की वायर है। ठीक है, ये इस तरह की वायर है, इसको इस डायरेक्शन में चेक करो फिर भी कंडक्टर, इस डायरेक्शन में चेक करो फिर भी कंडक्टर, इस डायरेक्शन में चेक करो फिर भी कंडक्टर, इस डायरेक्शन में चेक करो फिर भी कंडक्टेंस शो करेगी। ठीक है, तो ऑल डायरेक्शन में ये सेम प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो सब्सटेंस है ये आपके पास क्या है, आइसोट्रॉपिक। और एक और सब्सटेंस होती है जिसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है, किसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, डायरेक्शन चेंज करने पे वो क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, कि एन आइसोट्रॉपिक आर दो सब्सटेंस possesses different value of a property in different direction। क्या मतलब, आपके पास एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों, ग्रेफाइट एक रॉ टाइप होता है। तो इसको अगर हम इसकी मैं कंडक्टेंस की बात करूं, यहाँ पे मैं कंडक्टेंस करूं तो यहाँ ये कंडक्टेंस की कुछ और प्रॉपर्टी होगी, कुछ और वैल्यू होगी। और ये आप परपेंडिकुलर इसकी कंडक्टेंस चेक करूं तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी डायरेक्शन चेंज करने पे उनकी वैल्यू, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में डिफरेंस आए, फ़र्क आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो ये ग्रेफाइट जो है ये एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है और कॉपर क्या है, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड मल्टीपल यूनिट सेल। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल यूनिट सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड मल्टीपल यूनिट सेल ये क्या होते हैं, इसकी मैं आपको आसान उसमें मैं समझाता हूँ, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ये आपके पास क्या है, एक यूनिट सेल है सपोज। ठीक है, मैं इसको बनाता हूँ। अगर इसमें पार्टिकल जो हैं सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो, यहाँ पे ये कोनों वगैरह पे क्या हो, अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। ठीक है, अगर नहीं इसके अलावा पार्टिकल्स क्या हो, कोनों के अलावा अगर दरमियान में भी हो, ठीक है,
लेटस पे ना हो बल्कि यहाँ दरमियान फेसेस में भी हो। तो इस टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या मल्टीपल यूनिट सेल बोलते हैं जी। अच्छा, अब ये कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं कि आपके पास यूनिट प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल कौन से होते हैं कि द सिंपलेस्ट यूनिट सेल हैविंग द लेटेस्ट पॉइंट एट द कॉर्नर इज कॉल्ड सिंपल आर प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी टाइप का जो यूनिट सेल होता है कि यूनिट सेल व्हेन इट कंटेन्स मोर देन वन लेटेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए नॉन प्रिमिटिव आर मल्टीपल यूनिट सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव, जब पार्टिकल जो लेटेस्ट पॉइंट बल्कि दरमियान फेसेस में भी हों तो उसको बोलते हैं जी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप के आपके पास यूनिट सेल होते हैं, आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ गोनियोमीटर। गोनियोमीटर क्या होता है? अक्सर पूछे जाते हैं जी। ये मसलन सॉलिड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होता है गोनियोमीटर? आपके पास जो क्रिस्टल होता है ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, और इसके दरमियान क्या होते हैं? एंगल होते हैं। इस एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गोनियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि गोनियोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल को मेजर करने के लिए जो हमारे पास क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गोनियोमीटर बोलते हैं जी। ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि व्हाट आर वेरियस मेथड कॉमनली यूज फॉर इलुसिडेटिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। कि रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए, पता करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं जी, उसकी बात करते हैं। तो जनरली एक बात याद रखें, हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड नहीं है सेटिस्फैक्ट्रीली जो हमारे पास किसी रिएक्शन मैकेनिज़्म को डिटरमाइन कर सके, बल्कि हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं। तो उनको चेक करके हम जो थ्योरेटिकल डाटा होता है उसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं। अगर मैच कर गए जो हम थ्योरेटिकल डाटा सोच रहे होते हैं तो इट्स मीन ये मैकेनिज़्म हमारा क्या होता है? ट्रू कंसिडर होता है। तो पहला जो मेथड होता है इसमें वो आपके पास क्या है? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स आपको पता है किसके साथ डील करती है? कंसर्न है विद रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट कंडीशन में, ठीक है। और जनरली हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ये मेथड यूज़ होता है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है बच्चों, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन के। हम किसी इंटरमीडिएट्स जो बनता है रिएक्शन के दौरान उसको डिटेक्ट करके या पॉसिबल हो तो उसकी आइसोलेशन करके हम क्या करते हैं? हम वो रिएक्शन मैकेनिज़्म को जस्टिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये फलाना वाला मैकेनिज़्म हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेथड होते हैं स्टीरियो केमिकल एविडेंस। स्टीरियो केमिकल एविडेंस कहाँ पे काम आता है? कि अगर हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं तो उनका मैकेनिज्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये स्टीरियो केमिकल एविडेंस वगैरह यूज़ होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास मेथड होता है बाय यूजिंग आइसोटोप्स, कि इसमें हम पार्टिकुलरली किसी एलिमेंट्स को या किसी एटम को हम क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं कि वो रिएक्शन में कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है। मसलन किसी एटम को हम क्या करते हैं? आइसोटॉपिक लेबलिंग कर लेते हैं उसकी, ठीक है। तो फिर हम प्रोडक्ट में उसको ढूंढते हैं कि आए ये किस प्रोडक्ट में गया, उसकी मदद से फिर हम क्या करते हैं? मैकेनिज्म जो है उसको क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उसको एक्सप्लेन करें। तो मैकेनिज्म जो होते हैं, मैकेनिज्म क्या होते हैं? पाथवे ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से जी? तो एक हम बोलते हैं बच्चों, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, ठीक है। मैं शॉर्टकट ही उसकी की लिखता हूँ। दूसरी टाइप के जो मैसेज होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और तीसरी टाइप का जो मैकेनिज्म होता है उसको आयनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक मैकेनिज्म बोलते हैं जी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें टोटल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक रिएजेंट से दूसरे रिएजेंट की तरफ। टोटली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं जी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, कोई मेटल वगैरह मसलन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वो जब वो करती है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उसको दे देती है, मुकम्मल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरी टाइप का जो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं कि इसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी ए फ्री रेडिकल,
ठीक है, इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। और एक और होता है आयनिक मैकेनिज्म, कि उसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो रिएजेंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फ़ौरन आपके पास क्या होते हैं, रिएक्शंस करते हैं जी, बड़े फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप के, एक आपके पास आयनिक होगा, दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, तो आपके पास क्या होगा, एडिशन वगैरह या इस तरह जैसे साइनाइड वगैरह कार्बोनाइल में ऐड हो जाते हैं। ये तीसरी टाइप का मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है क्या होते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, और इसमें क्या होते हैं, इसकी वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर जी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, तो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इवन इन द ग्राउंड स्टेट, कि ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है और हर वक्त मॉलिक्यूल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, कि इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। और जो तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, जो मसलन वो से डिस्प्लेस होते हैं, वो नेवर लीव्स दी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, कि कम्प्लीटली वो ट्रांसफ़र नहीं होते दूसरे एटम की तरफ, बल्कि पार्शियली वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। आखिरी जो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट, कि जितना कोई वो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जितना उससे कोई एटम दूर होगा, इतना उस पे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है जी। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। ओके जी, क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होती हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो बात करते हैं, पहले मैं बात करता हूँ कोवलेंट बॉन्ड के लिए। कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो कंडीशंस होती हैं, जो नेसेसरी कंडीशंस है, उसमें पहली आती है कि दोनों जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या हुई, हाई होनी चाहिए, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल आप उनकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उन दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज वगैरह आपके पास क्या होने, हाई हाई होने चाहिए। और स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपके पास क्या हो, स्मॉल हो। इसी तरह इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल आपके पास क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके पास कुछ ना कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, कंडीशन होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह आपके पास अगर पूछा जाए व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं बच्चों, पहली कंडीशन होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उन एटम के पास। इसी तरह एक मेटल होनी चाहिए, दूसरी नॉन मेटल होनी चाहिए। जो मेटल हो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या हो, कम होनी चाहिए। और जो नॉन मेटल हो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दो एटम्स का दरमियान, उन दोनों एटम्स के दरमियान, वो आपके पास शुड बी हाई, मसलन 1.7 से ज़्यादा होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास चंद एक कंडीशंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और इसी तरह फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ पीएच ऑफ सोल्यूशन इज़ डिटरमाइंड, कि कोई सोल्यूशन है उसकी पीएच को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो किसी सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड यूज़ होते हैं, जिनमें चंद एक मेथड्स की मैं बात करता हूँ। पहला एक मेथड है जो है टेस्ट। टेस्ट से हम क्या करते हैं, पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, कड़वा टेस्ट है तो वो बेस है। अगर क्या है, खट्टा किस्म का टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, तो आपके पास क्या है, आपके पास खट्टा टेस्ट है तो आपके पास क्या है, आपके पास एसिड होगा जी। इसी तरह लिटमस पेपर यूज़ होते हैं, हाइड्रोइन पेपर एक आते हैं, इससे आप पीएच मेजर कर सकते हो। इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं पीएच मेजर करने के लिए, और पीएच मीटर होते हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम किसी सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, के बफर सॉल्यूशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इस बारे में बता दें जी। तो बफर तो आपको पता है ना, बफर हमारे पास क्या होता है कि बफर सॉल्यूशन हम कहते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करता है,
करते हैं किसको, चेंज इन पीएच। ठीक है, कि बफर क्या होता है कि ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू ऑन डाइल्यूशन और ऑन एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो पीएच वैल्यू है उसको तकरीबन कांस्टेंट रखते हैं। मसलन बफर क्या होगा, कोई आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, इसकी हम क्या करते हैं, पहली बार डाइल्यूशन करते हैं, या इसमें एसिड ऐड करते हैं, या इसमें क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। इस सब कुछ करने के बाद भी अगर इसकी पीएच जो है वो चेंज ना हो, बल्कि आपके पास ऑलमोस्ट ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बच्चों इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। नॉर्मल जो सोल्यूशन होते हैं तो उनमें एसिड डालो तो पीएच कम हो जाती है, बेस डालो पीएच ज़्यादा हो जाती है, मगर बफर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें एक होता है वीक एसिड और उसका साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, कि ए बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है। जस्ट मैंने मैं इसको साफ करके फिर वो लिखता हूँ कि आपके पास एक बफर है, उसके कंपोनेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3 COOH ये है, और उसका साल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इसका साल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का CH3। मसलन इस एसिड को अगर हम क्या करें, NaOH के साथ ट्रीट करें तो ये एक आपके पास क्या करेगा, बफर बनाएगा जी। अच्छा, अगर पूछा जाए कि इज़ दिस इज़ एसिडिक बफर और बेसिक, तो आपके पास चूंकि ये एसिड इसमें मौजूद है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। और इसी तरह बफर के अगर एक और टाइप से भी हम बफर बना सकते हैं कि वीक बेस हो और उसका साल्ट हो किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो उससे भी आपके पास क्या बनते हैं, बफर बनते हैं। क्या मतलब मैं यहाँ पे दूसरे पेन से एक और बफर लिखता हूँ कि वीक बेस का मतलब क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास वीक बेस होती है, ठीक है, और इसका सॉल्ट है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। क्या मतलब, मसलन आपके पास क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, ये इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये भी आपके पास क्या होगा, बफर होगा। अब ये पूछा जाए ये एसिडिक बफर है या बेसिक, तो ये वाला बेसिक बफर है और ऊपर वाला क्या है, एसिडिक बफर है जी। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको हाउ नो होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट से हमारे पास क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिड नॉट फॉर्म बफर सोल्यूशन। क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बफर नहीं बनाते। अब यहाँ पे हमने बात की है वीक एसिड या वीक बेस और उसका साल्ट, ठीक है। तो अब हमसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई डू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस नॉट फॉर्म बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये बफर्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? पहला रीज़न कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। पार्शियल डिसोसिएट हो तो तब बफर बनाएंगे। मसलन आपके पास HCl है और आपके पास क्या है, NaOH है। अब ये बफर नहीं बनाते, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वजह क्या है, ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो इस वजह से ये बफर नहीं बनाते, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड लाउडनेस। पिच और लाउडनेस में क्या फ़र्क है? तो पिच और लाउडनेस दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इसको माइंड में रखने। पिच क्या होती है ये ह्यूमन परसेप्शन होती है साउंड फ्रीक्वेंसी के लिए, कि कितनी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड ह्यूमन सुन सकते हैं जी। तो हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि पिच इज़ द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी एक रेंज में उससे बिलो हो या हायर हो तो हम उस आवाज़ को नहीं सुन सकते। अच्छा जी, और लाउडनेस क्या होती है, इज़ द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, कि जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए जो ह्यूमन परसेप्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं जी। ठीक है, ये खास रेंज, उससे ज़्यादा हो तो नॉइस पोल्यूशन हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट की क्या कंपोजिशन होती है? तो सीमेंट की कंपोजिशन अक्सर पूछी जाती है। इसमें हमारे पास चंद एक एलिमेंट्स हैं, उनके ऑक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये जिसको लाइम बोलते हैं। इसी तरह सिलिकॉन ऑक्साइड जिसको सिलिका बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको एल्यूमिनियम बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको मैग्नीशिया बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड ही बोलते हैं Fe2O3। इसी तरह सल्फर ट्राईऑक्साइड और अल्कली ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फ़र, पोटाशियम और सोडियम। इनके ऑक्साइड वगैरह जो हैं, इससे हमारे पास क्या बनती है, सीमेंट बनती है जी। आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो है आई आर में हमारे पास क्या होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसके डिफरेंट मोड्स वगैरह पूछे गए हैं कि कौन कौन से मोड्स होते हैं वाइब्रेशन के आई आर में। तो अगर वाइब्रेशंस की बात करें आई आर में, तो हमारे पास बेसिकली दो मेन मोड्स होते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए। एक को बोलते हैं स्ट्रेचिंग, जिसमें बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो चेंज होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और दूसरी टाइप की जो वाइब्रेशन होती है उसको बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में आपके पास क्या होते हैं, बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। एक में एंगल चेंज होता है, एक में डिस्टेंस चेंज होता है। स्ट्रेचिंग में डिस्टेंस और दूसरे में बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कि व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आई आर रेडिएशन बाय मालिक्यूल। कोई मालिक्यूल है, उसमें क्या इसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए कि वो आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों याद रखना है कि मालिक्यूल जो है तब आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जब उसके अंदर क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट में चेंज आएगी। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ए मालिक्यूल मस्ट इन्वॉल्व ए नेट चेंज इन डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशनल मोशन इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब आई आर रेडिएशन। के मालिक्यूल के अंदर नेट डाइपोल मूवमेंट में चेंज आनी चाहिए, तब वो आई आर रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे मॉक इंटरव्यू। तो इससे पहले भी हमारे 6 मॉक इंटरव्यू अपलोड हो गए हैं और राउंड अबाउट 20 to 22 वीडियोस जो है इंटरव्यू सेशन की डिफरेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर वो भी अपलोड हैं। तो उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तब आपके लिए हमारे एमसीक्यूज़ वाले जो वीडियोस हैं एसएस की प्रिपरेशन के लिए, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।